सभी बंधुओं को नमस्कार। इससे पहले हमने आपको घोषणा की थी कि मैं आपको यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस एकदम फ्री पढ़ाने वाला हूं, और उसी के प्रक्रम में आज ये पहला लेक्चर है। इसमें हमने आपको कहा था कि सबसे पहले मैं आपको 10 यूनिटें हैं, जिसमें से जो फर्स्ट यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है आपकी सिलेबस की, और सेकंड यूनिट है, इन दोनों यूनिटों के सिलेबस को समझाऊंगा। और वैदिक साहित्य, चूंकि ये दोनों यूनिटों के पहले एक वैदिक साहित्य लिखा हुआ है। वैदिक साहित्य क्या है, इसको भी मैं बहुत ढंग से पहले समझाऊंगा, और इसका एक ऐसा परिचय दूंगा कि आपके दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा कि ब्राह्मणों का अध्ययन क्या करना है। इनसे भी क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं ऐसी बात आपसे कर रहा हूँ। अब देखो, ऐसा इसलिए आपको यह अध्ययन करना है। अब देखो, तो वैदिक साहित्य हो गया, पहली और सेकंड यूनिट में वैदिक साहित्य लगा हुआ है। 2 यूनिटें एक साथ करेंगे। अगले 8 से 10 क्लास में 10 से 12 क्लास के करीब में आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा दोनों यूनिटों का, बहुत ही डिटेल से। इसके अलावा 4-5 लेक्चर और बढ़ेंगे, जिसमें आपके कम से कम 1000 प्लस 1500 प्लस के करीब क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो यूजीसी नेट के पीवाईक्यू होंगे, प्रोफेसर्स के एग्जाम होंगे, उनकी कराऊंगा। ध्यान रखिए। और पढ़ाते साथ में तो कराऊंगा ही, 100-150 क्वेश्चन पढ़ाते नहीं के साथ में भी कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस ही, आप जब पेपर में क्वेश्चंस ही आने हैं, पढ़ क्वेश्चन के लिए रहे हो, तो उन्हीं के प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर किसका करोगे मेरे भाई? समझ पा रहे हो? तो ये बात है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी को मालूम है ये 25 कोड लिखा हुआ है, यूजीसी का सिलेबस है, यूजीसी का सिलेबस है। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये प्रोफेसर्स के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूं। प्रोफेसर्स में भी सेम सिलेबस है। आपको ये पढ़ने से प्रोफेसर्स का केवल 5% या 2-3% एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, बाकी यही है। वो भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ करवा दूंगा जो प्रोफेसर्स का है, इस और बाकी जो इसके साथ पढ़ने हैं वो इसी में इतना डीप पढ़ाऊंगा कि अब दोनों का कवर कर जाएंगे। अब देखो, तो ये तो हो गई बात। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य सबसे बड़ी यही बात आती है कि वैदिक साहित्य ये है क्या? वैदिक साहित्य है क्या? बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। पहले वाले लेक्चरों में तेज बोल रहा था, ऐसा मुझे पता चला, और वैसे भी चूंकि लेक्चर स्पीड में सुनता हूँ मैं, तो मेरी बोलने की आदत तेज है, इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। जिसको लगेगा थोड़ा धीरे है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वरना सामान्य है। चलिए देखो, सबसे बात आया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जो टॉपिक्स लगे हुए हैं, एक बार नाम भर पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स होगा, फिर सेकंड यूनिट इसी का विस्तार है, वो मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहली हेडिंग लिखी हुई है पहली यूनिट में, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। कई लोगों ने पढ़ा होगा, आप विद्वान हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुन सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। पहला लिखा हुआ है वेदों का काल। इससे क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, इसलिए मैक्स मूलर से इसी बार क्वेश्चन था। पिछली बार बाल गंगाधर तिलक से था, यानी कि जून वाले में बाल गंगाधर तिलक से था, और अभी 30 अगस्त वाले में मैक्स मूलर से क्वेश्चन था। तो वेदों का काल, ये टॉपिक्स लगा हुआ है, इससे एक क्वेश्चन बनते रहता है। फिर लगा है संहिता साहित्य, दूसरा टॉपिक्स इसमें, मतलब ये तो पहला, फिर ये दूसरा। तीसरा है इसमें संवाद सूक्त, यानी कि इसमें वार्तालाप होता है। संवाद का मतलब ही होता है वार्तालाप, दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही होती है किसी विषय से संबंधित, और फिर क्या बातें हो रही होती हैं। तो ऐसे ही कुछ सूक्त लगे हुए हैं, वही संवाद सूक्त हैं। पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मा पड़ी, विश्वामित्र नदी, इन सभी की बात करेंगे हम लोग। फिर लगे हैं ब्राह्मण साहित्य, फिर लगा है आरण्यक साहित्य, और फिर लगा है वेदांग, ये लगे हुए हैं। तो आप ये देखेंगे, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठवा। इस तरीके से ये 6 आपके सब टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में। तो मूल टॉपिक्स, मुख्य यानी कि मुख्य अंग कहें या मुख्य टॉपिक्स कहें तो 6 हैं। उसके मतलब मुख्य टॉपिक्स ही वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पहली यूनिट है, उसमें 6 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर भी और सब टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो तो हैं ही। लेकिन बात हम पहले करेंगे वैदिक साहित्य की। आपने पढ़ा होगा कई बार, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अभी तक आपने शायद ना पढ़ा हो। देखो, इस शब्द पर गौर करिए, वैदिक साहित्य। एक पेज ही नया ले लेते हैं, उसी में आपको समझा देता हूँ बात को।
ठीक है, ये आ गया है आपका पेज, इसलिए इस पर समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा अलग से लाया करूँगा, जिससे कि कंसेप्ट समझ जाओ आप लोग, क्योंकि वैदिक साहित्य नहीं समझोगे तब तो कुछ नहीं समझोगे। देखो वैदिक साहित्य आपको यहाँ थोड़ा सा राइटिंग मेरी ऐसे ही लगेगी, चूँकि संसाधन का थोड़ा सा वैसा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। वैदिक साहित्य, सबसे पहले वैदिक साहित्य समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक क्या है। तो वैदिक आप हिस्ट्री है, आपसे कोई कहता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इतिहास क्या होता है कि आपका पूर्व का अध्ययन जो है, ठीक है, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत यानी कि आप आज आप 2024 में खड़े हो, इससे पहले का यदि आप, जब से आपको ज्ञात है कि मानव उत्पत्ति हुई है या मानव के इत्यादि के संबंध में जो भी आपको ज्ञात है, उन सभी का अध्ययन करना इतिहास का अध्ययन है। यानी कि आज से पहले की सभी घटनाओं का अध्ययन करना, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इतिहास है। तो वैदिक साहित्य क्या है? क्या होता है कि पूरे विश्व में या हमारे संस्कृत में इतिहास के क्रम की दृष्टि से देखें तो वैदिक साहित्य का विकास लगभग 1000 वर्ष माना गया है सामान्यतः। कई लोगों का मत विभिन्न भी है, वही तो आपको पढ़ना है कि वेदों का काल क्या है, ये तो प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी अधिकतर जो स्वीकृत मत, जो अधिकतर जो प्रयोग करते हैं हम लोग, करते हैं 1200 से 1500 ईसा पूर्व। क्या करते हैं? 1200 1500, और जो कि ए बेवर के अनुसार है। ए बेवर के अनुसार 1200 से 1500 ईसा पूर्व जो समय है, इसी को हम लोग मानते हैं कि आरंभ है। हालांकि सभी लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन बताने वाला ही हूँ। तो इतिहास क्या है? तो आपका इतिहास यही है कि इतिहास की जानकारी कुछ चीज़ों के आधार पर ली जा सकती है। या तो अभिलेख मिले हों, पत्थर वगैरह मिले हों, मटके मिले हों, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों, या फिर साहित्यिक साक्ष्य मिले हों। साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास का ज्ञान लिया जाता है मेरे भाई। तो वैदिक साहित्य के लिए क्या ज्ञान लिया जाएगा? देखिए, हड़प्पा काल में किताबें, ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वहाँ किस आधार पर कि वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी है, वहाँ के टीले कैसे हैं, अन्नागार कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, इन आधार पर जानकारी लेते थे। लेकिन वैदिक साहित्य की लेकिन जहाँ वैदिक साहित्य, ऋग्वेद में तो ये सब नहीं दिखा, तो वैदिक साहित्य उपलब्ध रहा, तो वैदिक साहित्य के आधार पर जानकारी लेते हैं, ऋग्वेद के आधार पर जानकारी लेते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के आधार पर जानकारी लेते हैं। या सही यह कि यदि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों रहेंगे तो वरीयता इनमें साहित्यिक साक्ष्य को दी जाती है, साहित्यिक साक्ष्य को दी जाती है। वस्तुतः पूरे भारत की बात करें या अधिकतर विश्व की बात करें, भारत के इतिहास की बात करेंगे, भारत के इतिहास में सबसे पहले ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेद इत्यादि ही हैं। और ऋग्वेद इत्यादि वैदिक काल में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? वैदिक काल में लिखे गए हैं। तो ये जो वैदिक साहित्य है, इसका मतलब यह है कि वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ, वैदिक काल में लिखा गया साहित्य ही वैदिक साहित्य है। तो वैदिक काल में लिखा गया साहित्य, इसके आप नोट्स बनाना चाहें बनाएं, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा है। वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में लिखा गया साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य है। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे डिजिटल बोर्ड नहीं, टैबलेट से लिखता हूँ और इसी से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। बाकी मैं सब कुछ पीपीटी लिख करके लाऊंगा, आगे से सभी चीज़ें लिख के भी लाया हूँ, ऐसा बात नहीं है आगे। लेकिन ये बातें आपके केवल एक बार समझने के लिए हैं, इसलिए पेपर में नहीं आएंगी, बस आपके कंसेप्ट को मजबूत बनाने में काम करेगी, आपके इंटरव्यू में ये काम करेगी, प्रोफेसर्स की आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी में काम करेंगी ये चीज़ें। और यही चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का JRF हो रहा है, क्योंकि कंसेप्ट जहाँ आ जाता है वहाँ सब बर्बाद हो जाते हैं। तो वैदिक काल में लिखा गया साहित्य वैदिक साहित्य है। अब बात ये आया कि वैदिक काल और वैदिक काल में लिखा गया साहित्य वैदिक साहित्य है, और इस वैदिक साहित्य में लिखी गई भाषा, वैदिक साहित्य में लिखी भी गई भाषा वैदिक भाषा है, और वैदिक संस्कृत भाषा है। यानी कि वैदिक भाषा है, और वह वैदिक भाषा क्या है? संस्कृत। इसलिए संस्कृत को दो वर्गों में बांटा जाता है कि एक लौकिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य,
लौकिक साहित्य, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की अलग विशेषताएं हैं, लौकिक संस्कृत की अलग विशेषताएं हैं। ये आपका यूनिट लगा हुआ है भाषा विज्ञान में कि वैदिक साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, है ना। वहाँ क्या होता था, जैसे कि संधि का ऐच्छिक प्रयोग था, उपसर्गों का ऐच्छिक प्रयोग था, लेकिन अब उपसर्गों का ऐच्छिक प्रयोग नहीं है ना, संधि का ऐच्छिक प्रयोग नहीं है लौकिक में। तो ये है, यानी कि वैदिक साहित्य कैसे कहते हैं, वैदिक काल में लिखा गया साहित्य वैदिक साहित्य है, और उस ग्रंथों में प्रयोग की गई भाषा, उन ग्रंथों में प्रयोग की गई भाषा वैदिक भाषा है। अब क्या समय रहा है वैदिक काल का, क्वेश्चन ये आया कि वैदिक काल का समय क्या है। तो सामान्यतः वैदिक काल का समय क्या है, मैं आपको यहाँ बताऊँ तो वैदिक काल का समय ये है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी चाहे नहीं भी मिटाता हूँ कोई बात नहीं। वैदिक का समय क्या है, अब समय क्या है, सामान्य समय मान लेते हैं हम लोग एबेवर के अनुसार ही, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको सभी को, पाश्चात्य विद्वानों को, सब विद्वान हैं, अध्ययन किए हैं, सभी को पढ़ना है, सभी के प्रति सामान्य दृष्टि रखनी है। गलत दृष्टि रखने का कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को। गलत दृष्टि रखते हैं तो हम अपनी ही मानसिकता ही भावना रखते हैं, अध्ययन कर रहे हैं सामने वाले, अच्छी चीज़ है। वैदिक साहित्य समय क्या रहा है, इसका समय रहा है 1500 ईसा पूर्व। सर्व स्वीकृत जब हम लोगों को इतिहास भी पढ़ाया जाता है तो यही पढ़ाया जाता है, और आपके मानने से नहीं होता है, इतिहास के उससे होता है। तो 1500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और ये वैदिक काल चलता है 500 ईसा पूर्व तक। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, समझो। ये आप लोग कई लोग जानते होंगे संस्कृत से, जो कई लोग पढ़े होंगे, मतलब कई लोग जानते होंगे ये बातें, मुझे मालूम है कि आप लोग विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनको भी, और बहुत अच्छे से एडवांस तक ले जाऊँगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो साहित्य है। आप लोग ईसा पूर्व तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहले उल्टा समय चलता था, पहले उल्टा समय चलते थे, और वो उसका भी एक कारण है, उसके कारण वो चलता था उल्टा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उल्टा क्यों चलता था मैं बता देता हूँ कैसे चलता था। कि देखिए आपको मतलब आप 1000 ईसा पूर्व आएगा, फिर 900 आएगा, फिर 600 आया, 600 आया, फिर मतलब 300 आया, 200 आया, 200 आया, 100 आया, फिर 2000 आया, 2000 ईसा पूर्व, इसको 2000 ईसा पूर्व। फिर आपने देखा मतलब प्रथम शताब्दी, 2000 क्या मानेंगे, ईसा पहली शताब्दी से स्टार्ट हो गया, यानी कि 2000 आया, फिर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 से 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 1600, फिर 1700, फिर 1820 बता रहा हूँ, फिर 1920, 1930, इस तरीके से आप और आगे आगे आते जाएंगे। तो 2014 है ना, और ऐतिहासिक, इसके बाद 2024 अभी चल रहा है। तो इस तरीके से आगे बढ़ा, यानी कि पहले उल्टा गिना जाता था और फिर ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये उल्टा रहा, इसको BC बोलते हैं, है ना, बिफोर क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं AD, एडो डोमिन, है ना, उसे बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसे बोलते हैं ईसवी, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा सभी को मालूम होगा, मैंने एक बार बता दिया, समझ में आया हो तो ठीक है, वरना एक बार और देखना, और नहीं आया हो तो फिर से कमेंट कर देना, तो मैं आपको पर्सनल बता दूंगा ये चीज़। चूँकि यहाँ मैं ये इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी सामान्य जानकारी के लिए बता दिया मैंने। मैं बात ये कर रहा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक वैदिक साहित्य, वैदिक काल रहा। अब वैदिक काल में इसी सभी इतने के मध्य में ही कंप्लीट वैदिक साहित्य लिखा गया, यानी कि सबसे पहले लिखा गया 1500 ईसा पूर्व के करीब ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद भी नहीं लिखे गए, पहले मंत्र लिखे गए, फिर मंत्रों का संग्रह किया गया, इसलिए इन्हें संहिता कहते हैं। संग्रह किया गया, इकट्ठे किए गए, पहले मंत्र लिख लिए। देखो एक साथ पहले चीज़ें कोई लिख ही नहीं सकता है एक साथ में, इसलिए आप कहते हैं महाभारत पहले एक साथ नहीं लिखा गया, फिर उसका कंपाइलेशन किया गया। क्या होता है, आप नोट्स भी बनाते हैं, जैसे पेज नोट्स बनाते हैं और फिर उनको एक साथ करते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हैं फिर एक साथ करते हैं, आप एक साथ करते हैं। तो वैसे यानी कि पहले मंत्र कई सारे बनाए गए, कई सारे सूक्त बनाए गए, फिर उनको एक कंपाइल कर दिया गया, तो वो संग्रह हो गया, और संग्रह का ही पर्याय संहिता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ठीक है, आपको यही मानना है, संग्रह का मतलब ही संहिता है ऐसा। तो ऋग्वेद आया, यजुर्वेद, ऋग्वेद आया, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यहीं लिखे गए। फिर क्या हुआ कि एक समय बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। फिर वेद ब्राह्मण, फिर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए।
और फिर उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक संहिता में क्या आता है। वैदिक संहिता में क्या आता है, तो वेद, अब यहाँ ऋग्वेद हटाने के बाद मैं वेद लिख दूँ, ऋग्वेद हटाने के बाद यहाँ वेद लिख दूँ, तो वेद आया, ब्राह्मण आया, आरण्यक आया, उपनिषद आया। ये बात मैं क्लियर करता हूँ। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ कि वेद आया, वेद है और ये ब्राह्मण है। वेद लिखे गए लगभग 1500 ईसा पूर्व, ऐसा आप मान लें। उसके 300 साल बाद ब्राह्मण लिखे गए, ऐसा मान लें, क्योंकि एकदम कन्फर्म तो इनका डेट किसी को पता नहीं है, ठीक है, सब अनुमान लगाते हैं, तो एक समझने के लिए आप बता रहे हो। उसके 300 साल बाद आप आरण्यक मान लीजिए, और उसके 200-300 साल बाद आप उपनिषद मान लीजिए। ये आपने मान लिया, ठीक है। अब आपने मान लिया, ये मान लिया, समय ये हटा दे रहा हूँ चूंकि इसकी साइड, ये कुछ बातें इस साइड भी लिख दूंगा मैं। ये आपने मान लिया। अब वेद जब लिख दिए गए थे तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं आपसे ये पूछेगा, तो 4 ही आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। यदि क्वेश्चन बना दिया कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, और बीच में आपको दे दिया व्याकरण या साहित्य, तो व्याकरण और साहित्य वैदिक वाङ्मय में नहीं आता है, वैदिक साहित्य में नहीं आता है। 6 जो वेदांग हैं वो वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद यही आते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, सामान्य बन सकता है, और कई लोग फिर कहेंगे कि क्या बन गया। तो भाई आपसे एक में से कोई हटा देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा है, इनमें से एक कोई, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब बात ये आया कि वेद में, ब्राह्मण में, आरण्यक और उपनिषद में अंतर क्या है। वेद में, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषद में अंतर क्या है। वेद में, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषद में अंतर क्या है सर। देखो, वेद लिखे गए, वेद में यज्ञ करना है ऐसा लिखा गया, यज्ञ करना है लिखा गया, यज्ञ का नाम भी लिख दिया गया कि भाई हमें 10 पूर्ण मास यज्ञ करना है। लेकिन तो तात्कालिक समय में तो लोग समझ रहे थे कि भाई क्या है, जैसे कि अभी कोई कहे हिंदी भाषा आराम से बोले तो अपन आराम से समझ रहे हैं, लेकिन आज से 500 साल बाद कोई यही हिंदी समझेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जो अवधी भाषा तुलसीदास जी के समय में बोली जाती थी वो क्या आज हम लोग समझ पा रहे हैं? वैसे नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग को तुलसीदास की चौपाई या दोहे पढ़ने के लिए उसका हिंदी सारांश पढ़ना पड़ता है, किताबें भी छाप करके देती हैं, भाई इसका हिंदी ये होगा। एक एक चौपाई पर लड़ाई मची, इसका अर्थ क्या होगा? 25 पंडित 25 बातें, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की बातें चल रही हैं। तो भाई क्या है कि वेद को समझ पा रहे थे तात्कालिक लोग, यज्ञ को समझ पा रहे थे, लेकिन 300 साल बाद वेद को समझना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। वेद करना कैसे है, इसमें कई सारे विवाद उत्पन्न हो गए। फिर क्या किया जाए भाई? ऐसा तो है नहीं कि वेद की बातों को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा सपोर्टिव ग्रंथ लिखे वेद के लिए, कि अब वेद के अभी तक यज्ञ था तो पहले तो मौखिक रूप से यज्ञ की प्रक्रिया आती थी, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया, यानी कि जो यज्ञ था उसी याज्ञिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया। यज्ञिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया। क्या किया गया? विस्तृत वर्णन किया गया, यानी कि वेद इत्यादि में यज्ञ इत्यादि, यानी कि वो वेद में जो चीज़ रही उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथों में लिख दिया गया। तो यानी कि अब क्या हुआ, तो सर्व कैसे लिखा गया? तो ऋग्वेद है जैसे, अब वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, यह सबको आपको मालूम है कि वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? वेद हैं 4। आगे बताता हूँ, ये बातें आगे भी पढ़ना है बहुत डिटेल्स में, लेकिन फिर भी सब कुछ पढ़ाऊंगा ये बातें, लेकिन फिर भी एक आपको अध्ययन के लिए देखिए। अब आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ कि देखिए ऋग्वेद लिखा गया। अरे मैं क्या बता रहा था, ठीक है, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब क्या रखा? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, कंप्लीट बात नहीं लिख रहा हूँ। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, उनकी बात अभी करूंगा। अब वेद ब्राह्मण की बात कर लेता हूँ। वेद में यदि यज्ञ था तो यज्ञ की विस्तृत प्रक्रिया ब्राह्मण ग्रंथों में कही गई। तो कैसे बनाया गया? इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ याद करना पड़ती है आपको कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यजुर्वेद का क्या है, सामवेद का क्या है, अथर्ववेद का क्या है। ऐसा क्यों? यानी कि ऋग्वेद को समझाने के लिए ऋग्वेदिक ब्राह्मण लिखी गई, यजुर्वेद को समझने के लिए, यजुर्वेद की बातों को समझाने के लिए यजुर्वेद के ब्राह्मण लिखे गए, सामवेद को समझाने के लिए सामवेद के ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए।
ठीक है, ब्राह्मण शब्द यहाँ ग्रंथ के लिए नपुंसक लिंगवाची है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंगवाची है सब ग्रंथ के प्रयोग में। अभी आगे इसके बारे में बहुत बात करूंगा, है ना। इस बार पूछा भी गया था आरण्य कंजवे दिव्योस्तिव्योन्नतम तथा, हालांकि कोई बात नहीं, इसलिए आगे चलते हैं। तो अभी जो बात पढ़ कर रहे हैं वही करते हैं। वेद यज्ञ की, ब्राह्मण में यज्ञ प्रिय क्रिया का वर्णन किया गया, यानी कि वेद और ब्राह्मण दोनों कर्मकांड से संबंधित हैं। वेद ग्रंथ और कर्म, तो आपको पूछा जाता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस वेद का है, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का। अब ये डाटा आपको पढ़ना है, तो अभी मैं पढ़ा नहीं, बस समझा रहा हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को ही विस्तृत रूप में समझाने के लिए लिखे गए, और वेद और ब्राह्मण ये दोनों कर्मकांड से संबंधित विषय हैं। तो आपसे अब पूछेगा कि ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ बन गया था, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब कहेगा वैदिक साहित्य में कौन से कर्मकांडीय हैं, तो वेद और ब्राह्मण दो कर्मकांडीय हैं, आरण्यक, उपनिषद कर्मकांडीय नहीं है, ये आध्यात्मिक और दार्शनिक है, ये आध्यात्मिक और दार्शनिक है, ध्यान रखो। आरण्यक और उपनिषद आध्यात्मिक और दार्शनिक है, वहीं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कर्मकांडीय है। तो कहेगा निम्नलिखित में से कर्मकांडीय साहित्य के बारे में बताइए, चारों में से कह देगा चुनिए, 1 2 2 3 3 4, इस तरीके से विकल्प बना देगा। तो ये क्वेश्चन बना सकता है। मैं आपको क्वेश्चन कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना हो। जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, वेद आपने देखा, ब्राह्मण ग्रंथ, ये दोनों किससे संबंधित हैं, ये दोनों है कर्मकांड से संबंधित। किससे हैं संबंधित, कर्मकांड, कई बार कर्मकांड से संबंधित हैं। फिर भाई आरण्यक क्यों लिखे गए, अब बात ही आया। उपनिषद क्यों लिखे गए, ये क्यों आया, अब इनकी बात है। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद ना, मैंने बताया कि वेदों के 300 साल बाद ब्राह्मण आया, उसके 300 साल बाद मान लेते हैं आरण्यक आया, उसके 200-300 साल बाद क्या आया, उपनिषद आया। अब क्या था कि ब्राह्मण ग्रंथों की में भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, और लोग क्वेश्चन करने लगे थे, भाई क्यों कर रहे हो ये, इसका लॉजिक क्या है, यज्ञ करने का महत्व क्या है, किसके लिए आहुति चाहिए, कैसे जाएगी। तो दार्शनिक या आध्यात्मिक व्याख्या इसमें की गई, प्राण तत्व की इसमें बात की गई, आध्यात्मिक व्याख्या की गई, आध्यात्मिक व्याख्या की गई। आरण्यक रहती है, जब आप देखेंगे मैं ये चार्ट आपको दूंगा, ये चार्ट बहुत डिटेल्स में समझा दूंगा, ये कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर ये बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये आप चार्ट देखेंगे, ये चार्ट समझेंगे, ये जिस दिन चार्ट आप समझेंगे तो सब समझ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, ये अभी आपको मैं वीडियो ओपन कर दूंगा, तो उसमें आप ये देखिएगा, ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक वीडियो बना करके ये चार्ट आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ, ये सब कुछ इसमें सब कुछ हो जाएगा। कंसेप्चुअल, अभी कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, फैक्चुअल ये है 85%। आप चिंता मत करो कि सारे ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बता दिए, अरे सब बताने वाला हूँ मेरे भाई, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कंसेप्ट के बाद। तो ये आध्यात्मिक है और ये ज्ञान कांड से संबंधित है। तो ये दोनों किससे संबंधित हुए, कर्म कांड से। आरण्यक उपनिषद ज्ञान कांड से संबंधित है। कौन से कांड से संबंधित है, ज्ञान कांड से संबंधित है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन वैदिक साहित्य में ज्ञान कांड से संबंधित है। जरूरी नहीं है वो वैदिक साहित्य के ही विकल्प देगा, वो वेद के अंग भी दे सकता है, यानी कि निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष को भी बीच में विकल्प में घुसा सकता है आपके लिए और पूछ लेगा। तो आरण्यक और उपनिषद क्या है, ज्ञान कांड से संबंधित हैं, ध्यान रखो। अब देखो उपनिषद क्यों लिखे गए, आध्यात्मिक व्याख्या की जा रही थी जो, उसी का उच्चतम स्वरूप दार्शनिक व्याख्या किया गया और ब्रह्म की स्थापना किया गया। आप चाहे वो बृहदारण्यक उपनिषद पढ़े, चाहे वो ईशावास्य उपनिषद पढ़े, ब्रह्म की व्याख्या की बात करता है। कठोपनिषद की बात करें, ब्रह्म के स्वरूप की बात करता है, ब्रह्म की स्थापना किया गया। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते की बात देखें। अनेज देकं मनसो जीवो नैन देवा आत्मन वन पूर्मर्षत तद्धावतु अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरि स्वादधाति। ये जो सब दिखा रहे हैं ये सब ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है ना। तत्त्वमसि, ये जो बातें चल रही हैं, ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति, ये सब क्या है, दार्शनिक व्याख्याएं।
किसके? उपनिषद में। तो ये किया गया। तो उपनिषदों में दार्शनिक व्याख्या किया गया, आरण्यक में आध्यात्मिक रखा गया। तो आरण्यक क्या आपको लगे हैं वैदिक साहित्य में? आरण्यक क्या सामान्य परिचय आपको लगा हुआ है? सामान्य परिचय आपको पढ़ाऊंगा। आरण्यक क्यों लिखे गए? आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए। किस चीज के? वेद के। ब्राह्मण क्यों लिखे गए? यज्ञ इत्यादि प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा? इसके लिए लिखे गई, आपने आपको बताया मैंने। अब देखो और भी लिखे गए, तो सबका अलग अलग उद्देश्य। ऐसे शिक्षा ग्रंथ क्यों लिखे गए? प्रातिशाख्य ग्रंथ क्यों लिखे गए? स्रोत सूत्र क्यों लिखे गए? ग्रह सूत्र क्यों लिखे गए? धर्म सूत्र क्यों लिखे गए? सुलभ सूत्र क्यों लिखे गए? सबका एक लॉजिक कंसेप्ट क्यों लिखे गए? उसमें क्या वर्णन है? तो वह आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आगे समझाने वाला हूँ। अभी इतना ही आपको पढ़ाना था इसमें कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये चारों वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वैदिक साहित्य के अंतिम समय, वैदिक काल के अंतिम समय में स्टार्ट हो गया था वो सब चीजें बनना, और फिर बनता रहा है धीरे धीरे, ये बात है। हालांकि वो भी वैदिक साहित्य के स्पष्टीकरण के लिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए बना था। 6 वेदांग, तो वेदांग भी आपको पढ़ने हैं इसमें। तो इसके बाद वेदांग आएंगे, जो वो वेदांग जो आ जाते हैं वो लौकिक साहित्य में आ जाते हैं। हालांकि ये कुछ वेदांगों को आप बताऊं, आप ऐसा रख सकते हैं वेदांगों को कि ये वैदिक काल के अंत में आरंभ हो गए थे। ठीक है, 700 से 800 निघंटु इत्यादि की बात होती है, तो 700-800 ईसा पूर्व की बात होने लगती है। तो 700-800 ईसा पूर्व से आरंभ हो गई थी चीज़ें और चलने लगी थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और इनके बारे में एकदम कन्फर्म कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा कि वेदांग लिखे गए। वेदांग क्या? वही शिक्षा, कल्पनोक्त, ज्योतिष इत्यादि जो 6 वेदांग है आपके, वो है। इसका भी क्रम लगाने को पूछा था कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। कब? अभी वो 30 अगस्त वाले पेपर में। और ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने देखा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद क्यों लिखे गए? ब्राह्मण क्यों लिखे गए? आरण्यक क्यों लिखे गए? उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद क्या है भाई बोलो? ये ज्ञान कांड है। वेद और ब्राह्मण क्या है? कर्म कांड की बातें हैं इसमें। और ध्यान रखिएगा ये सवाल। उपनिषद आपके में लगे हुए हैं 6। अब हम लोग सिलेबस पर आ जाते हैं। सिलेबस समझ रहे हैं भाई? अभी हम लोग पढ़ थोड़ी ना रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ है वेदों का काल। वेदों का काल निर्धारण है। तो वेदों का काल सभी लोग समय अलग अलग बताते हैं। अब देखो वेदों का काल, अभी आगे पढ़ाऊंगा कि वेदों का काल किस आधार पर रहा, कैसा रहा। देखो, कोई चीज़ होती है किसी न किसी आधार पर होती है। तो वेदों का मैक्स मुलर ने भी कोई आधार पर ये कहा होगा कि इतना समय है। वेबर का भी कोई आधार होगा, बाल गंगाधर का कोई आधार होगा, जैकोबी का भी कोई आधार होगा। इन सब के अपने अपने आधार होंगे। ठीक है, तो वेदों का काल पढ़ेंगे हम अगली यूनिट में, और उसमें कंप्लीट देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ ना, आपको टाइम पास में करा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और पढ़ा करके जाऊँगा, JRF निकलवाने आया हूँ। ये यूनिट आपकी अगले 1 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। संहिता साहित्य के लिए 4 लेक्चर बनाने पड़ेंगे, 4-5 लेक्चर, क्योंकि संहिता साहित्य से हर बार क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो इसके लिए 4-5 लेक्चर बनेंगे ही। संवाद सूक्त के लिए 1, 2, 3 और 4 लेक्चर संवाद सूक्त के लिए बनेंगे। ब्राह्मण साहित्य के लिए 1 लेक्चर बनेगा, आरण्यक के लिए 1 लेक्चर बनेगा, वेदांग के लिए हो सकता है 3 से 4 लेक्चर बने। इस तरीके से 2-2 वेदांग एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है 6 लेक्चर बना दूँ। हाँ, काफ़ी विस्तृत क्वेश्चन सहित 6 ही लेक्चर बना देंगे वेदांग का। छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, आप आराम से देखिए और तैयार करिए। इस तरीके से वैदिक साहित्य रहेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं वेदों का समय बताएंगे सबसे पहले। फिर संहिता साहित्य में ऋग्वेद कब आया, यजुर्वेद कब आया, सामवेद कब आया, अथर्ववेद कब आया, क्या लिखा गया है इनमें, कैसे मंत्र लिखे गए हैं, कितने मंत्र लिखे गए हैं, कौन कौन लिखे गए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब पूछा जाता है। वो सब आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो संवाद सूक्त, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हुई हैं एक दूसरे की, तो वो इसमें लगाया हुआ है। 4 लोगों सूक्त लगाया हुआ, पुरूरवा, उर्वशी, यमी, शर्मापड़ी, विश्वामित्र नदी, इनको समझाऊंगा। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के ब्राह्मण, इनसे क्वेश्चन आएंगे, पर आते हैं, इस बार भी आया। ठीक है, आपको आरण्यक भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इनके प्रयोजन भी पढ़ाऊंगा, ब्राह्मण ग्रंथों के क्या प्रयोजन है। ठीक है, हेतु निर्वचनम निंदा, ये वाला इस बार भी क्वेश्चन आया था। आरण्यक साहित्य पढ़ाऊंगा। आरण्यक वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतम तथा इस बार आया था।
ठीक है। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस शिक्षा से भी वो आया तो था। अब आपने क्या ही वो उसका बताऊं, एक वो साम संतान वाला वो कन्फ्यूजन वाला नहीं आया, वो भी आया था। तो इस तरीके से ये है। अब क्या है, इसी का विशिष्ट अध्ययन यहाँ पर है। जैसे ऋग्वेद संहिता पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं, उन सूक्तों का अध्ययन लगा हुआ है ये सेकंड यूनिट में। उन सूक्तों का अध्ययन यहाँ पर करना है। ये सूक्त हैं बहुत सारे और इसका आउटकम है बहुत कम। 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, पढ़ना पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे एक बार। सबसे पहले ये सभी कंप्लीट सिलेबस करेंगे, पहली यूनिट कंप्लीट करेंगे। ऋग्वेद के सूक्त हैं इनको भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इस बार क्या क्वेश्चन आया, ये आया था हिरण्यगर्भ सूक्त को क्या कहते हैं, प्रजापति सूक्त कहते हैं। तो सामान्य क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस तरीके से आपको बात करेंगे। तो सूक्त पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन इनको आपको आराम आराम से एक एक पढ़ते रहना, ज़्यादा इन पर लोड नहीं लेना है। कारण ये है भाई कि इनसे क्वेश्चन 1-2 बनेंगे और मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। चलिए फिर आपको क्या है, यहाँ देखो ये सूक्त पढ़ने हैं, यजुर्वेद के कुछ सूक्त पढ़ने हैं, अथर्ववेद के कुछ सूक्त पढ़ने हैं। इनका सामान्य परिचय तो हम ऐसे ही लेते ही चलेंगे, सामान्य परिचय तो पहले ही पढ़ लेंगे सभी का, यानी कि सभी सूक्तों का सामान्य परिचय, जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं वो तो अपन साथ में ही पढ़ते जाएंगे। जब ऋग्वेद संहिता पढ़ेंगे, यजुर्वेद संहिता पढ़ेंगे, सामवेद संहिता पढ़ेंगे उसमें। अब आया ब्राह्मण साहित्य। मैंने कहा था ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए, बताओ। यज्ञों की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करने के लिए, यज्ञ वगैरह आएगा भाई इसमें। अच्छा, तो ब्राह्मण विषयों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, विधि और उसके प्रकार क्या हैं, तो आप जानते हैं विधि क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है इनका, ठीक है। तो आप लोग ये जान ही रहे हैं। इसका मूल बातें होती है। तो देखो मैंने सिलेबस में ये सब मूल बातें लिखी हैं, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो एकदम मूल बातें इस दिख जाएंगी। जैसे इसका मूल विधि और अर्थवाद है, क्या प्रतिपाद्य विषय, ठीक है। 4 प्रकार की विधियों की बात होती है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। फिर इसके बाद पढ़ती हैं अज्ञापक को ज्ञापक करना, है ना, यानी कि जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में जानना, यही वही विधि कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मीमांसा दर्शन का प्रकरण है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। इस बार इससे मीमांसा दर्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, एक वो तो प्रवृत्ति वगैरह वो लास्ट में था वो आया था, और एक और आया था उत्पत्ति विधि से था शायद, तो वो भी आया था। तो ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है ये पढ़ेंगे। तो विधि और अर्थवाद इत्यादि। अब विधि के प्रकार तो हमने बताया, विधि के प्रकार पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो यज्ञ आ गया, अग्निहोत्र। इस बार पूछा गया था कि सोमयाग कौन कौन से हैं। तो भाई आप जान लीजिए, अग्निहोत्र और 10 पूर्णमास याग सोमयाग नहीं था, अग्निष्टोम इसमें एक विकल्प पक्का था, और भी था, लेकिन ये यहीं से आपको मालूम चल जाता है सिलेबस से। तो अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान में सुनहसेप आख्यान, बागमनस आख्यान, इनकी बात करेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में ये करना है, इनको आराम से पढ़ जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आराम से यहाँ से नंबर आते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 लेक्चर का काम नहीं है, एक ही लेक्चर में आधे से अधिक चीज़ें हो जाएंगी आपकी कवर, ठीक है। अब लगे हैं उपनिषद साहित्य। उपनिषदों में क्या है, दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट किया गया है। सर ये क्या है, ज्ञान कांड का मामला है, ये ऊपर वाला कर्मकांड का मामला था ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ईश उपनिषद पढ़ना है, ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, 6 उपनिषद लगे हुए हैं। 10 साढ़े 10 उपनिषद ने बताए हैं, ईश, केन, कठ, मुंडमांडुक, तैत्तिरीय, ऐत्रेयीय, छांदोग्य, बृहदारण्यकम 10। हालांकि 108 उपनिषद की भी बात आती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ इन उपनिषदों के बारे में अध्ययन करना है। उपनिषद भी काफ़ी विस्तृत है, लेकिन मैंने को सामान्य परिचय देते हुए, ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय क्या है, इसकी मुख्य कोटेशन क्या है जो बार बार आती हैं, कठोपनिषद का सामान्य परिचय, इसकी मुख्य बातें, इस तरीके से सामान्य परिचय इसका उपनिषदों का पहले ही पढ़ेंगे। इसके बाद वैदिक साहित्य, वैदिक व्याकरण से निरुक्त वैदिक व्याख्या, ये वेदांग वाला, ये वेदों को समझने के लिए व्याकरण था उसका, निरुक्त था। निरुक्त एक तो निरुक्त तो आपको बताऊँ 6 वेदांगों में आता है, तो उसी के बारे में है। प्रतिसाख्य ग्रंथ लिखे गए उसको समझाने के लिए। तो ऋक् प्रतिसाख्य के बारे में कुछ बातें लगी हैं, समान अक्षर, संध्यक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य। इस बार आया था प्रगृह्य का कि ओकार क्या होगा, तो ओकार प्रगृह्य था, यही क्वेश्चन था कि नहीं था, सभी को आपको मालूम है। इससे पहली बार आया था, वो पूछा था रक्त संज्ञा किसकी होती है, ये आया था, अनुनासिक की रक्त संज्ञा होती है, ये सब आया था। अब निरुक्त का कई बार आया, ना सप्तपदान्य नामानि भावपदानि आख्यातम, नाम विचार आख्यात, नाम आख्यात विचार उपसर्ग और निपात, ये 4 हैं, ध्यान रखिएगा, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, ये निपातों की कोटियाँ। तो ये लगा हुआ है निरुक्त का अध्ययन। अब निरुक्त के प्रयोजन, क्यों निरुक्त
लिखा गया, उसके प्रयोजन क्या थे, निरुक्त के मूल सिद्धांत क्या हैं, कुछ शब्द दिए हैं उनकी व्युत्पत्तियां बतानी है, जैसे आचार, वीर, हृद, गो, समृद्ध, वृत्त, आदित्य इत्यादि जो ये शब्द हैं इनकी व्युत्पत्ति ये भी पढ़ना है। आते हैं क्वेश्चन। निरुक्त के दैवत कांड से यहाँ देवताओं का वर्गीकरण किया गया, द्वि स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और भी बातें हैं यहाँ। वैदिक स्वर उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, नीचे स्वर स्वरित होता है तो उदात्त होता है, चिन्ह रहित अनुदात्त होता है आपका नीचे चिन्ह, और स्वरित होता है ऊपर चिन्ह। इस तरीके से बहुत सारी बातें इनमें पढ़ाई जाएंगी। मैं बता रहा हूँ कि ये सब पढ़ना है। वैदिक व्याख्या पद्धति और प्राचीन एवं अर्वाचीन ये आपको पढ़ना है। यह सभी आपका अगले 15 लेक्चर में 1-1 घंटे के में कवर हो जाएगा और यहाँ से पक्का आपका 10-15 क्वेश्चन आता है। 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा आता है जीआरएफ में और कंप्लीट आपको बहुत सरल होता है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। 15 क्वेश्चन 15 लेक्चर आराम से 1-1 घंटे के लेक्चर रहेंगे। देखिएगा ये आपको मैंने सिलेबस समझाया। अगले लेक्चर से मैं एक टॉपिक से स्टार्ट कर दूंगा और एक लेक्चर में एक टॉपिक्स कवर करूंगा। तो मैंने इस सिलेबस आपको सामान्य तरीके से बता दिया। अब तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस पढ़ते जाएंगे ना तो सिलेबस एकदम क्लियर होते जाएगा और बाद में मूल बातें आप यहीं लिख लीजिएगा सिलेबस में मेरी तरह, जैसे मैंने ये सिलेबस में किया हुआ है। सब कुछ लिख लिया है यहाँ कि अंतरिक्ष स्थानीय क्या है, द्वि स्थानीय क्या है, ये सब बातें लिख लिया है। रुद्र को क्या है, जलास किसको बोलते हैं, रुद्र को बोलते हैं, है ना। नासत्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, अश्विनी के लिए प्रयोग किया गया है। जो भी आपको लगता है कठिन करना है ये सब हेत्वावास वगैरह यहाँ सब लिखा हुआ है मैंने। जो भी आपको दिक्कत लगता है वो सब सन्निकर्ष यहाँ लिखा हुआ है। जो कठिन लगता है सब कुछ यहीं लिख लीजिएगा आप लोग सिलेबस में। इसलिए मैंने ऐसा सिलेबस दे रखा है। ये इस तरीके से काफ़ी जगह छूटी रही है दोनों साइड, तो आप इसको निकाल करके आराम से लिख पाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करके जब आप जाएंगे तो आप कहीं भी यूट्यूब की इस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिलेबस को समझा यहाँ, और अगले लेक्चर से हम वेदों के काल पर आएंगे और वेदों के काल को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज का लेक्चर सामान्य परिचय के लिए था, वैदिक साहित्य का क्या लगा हुआ है इसके लिए था, और अगले लेक्चर से 1-1 यूनिट पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा। ओके मित्रों, तो आज इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगली यूनिट में वेदों का काल पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।